तो गुड आफ्टरनून क्लास। यूनिट 2 का सिर्फ एक टॉपिक बचा था। इस टॉपिक के बाद यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। कल से हम स्वॉट एनालिसिस या किसी प्रैक्टिकल की तरफ अपना ध्यान मोड़ सकते हैं। पर आज का टॉपिक है बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे कौन-कौन से रुकावटें हैं जो किसी उद्यमी के रास्ते में आती है, उसको उद्यम करने से उसके लिए चैलेंज बन के आती है या उसको रोक ही देती है। इन बाधाओं के बारे में हमने इन बाधाओं को 5 बड़े सेक्टर्स में बाँट लिया, बड़े सब सेक्टर्स में बाँट लिया है। पहला है एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर्स जो उसको डेली रूटीन में उसके आस-पास उसके उद्यम के आस-पास देखने मिले। जैसे कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज या रॉ मटेरियल ना मिल पाना। अब मान लो जैसे चमन ने ड्रैगन फ्रूट लगाने की सोची और पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसको ड्रैगन फ्रूट का कोई अच्छा रिसर्च स्टेशन नहीं मिल रहा है, कोई अच्छे सीड्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए ये बाधा है शुरुआत में ही, उसका उद्यम चालू करने के पहले ही। लेबर लेबर इन टर्म्स ऑफ अच्छा लेबर, स्किल्ड लेबर, अपने इंटरप्राइज में लेबर को रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ लाना। अगर कोई टैलेंटेड आदमी आता है तो उसका रुक पाना किसी एक एंटरप्राइज में, किसी एक बिजनेस में, वो एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ा बैरियर होता है उसके लिए। मशीनरी बिल्कुल जैसे रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाते, वैसे कभी मशीनरी नहीं मिल पाती जिस टाइप की चाहिए। शायद इनोवेटिव मशीनरी जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, जो ज़्यादा आगे ले जा सके किसी भी एंटरप्राइज को। लैंड्स और बिल्डिंग, आप और मैं दोनों जानते हैं कि भारत में लैंड प्रोक्योर करना इज अ रिलेटिवली टफ जॉब। आजकल आसान हो गया है, जब से ऑनलाइन हुआ है, डिजिटल हुआ है, तब से थोड़ा आसान हो गया है। बट तो भी लैंड्स को प्रोक्योर करना, क्योंकि ऑफिस स्पेस बनाना है, सारी एनओसीज लेना सारे डिपार्टमेंट से, नगर पालिका से परमिशन लेना, ये ये ब्यूरोक्रेटिक तरीके की प्रॉब्लम्स है। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या पता लैंड मिल गया, बिल्डिंग मिल गई, रॉ मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया, मशीनरी मिल गई, पर उस मशीन को चलाने के लिए आप लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है। ये सारी इन्वायरमेंटल बाधाएं हैं जो किसी उद्यमी को झेलनी पड़ती है। सेकंड है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, हम लोन्स की बात कर रहे हैं, हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, हम फंड्स की बात कर रहे हैं। तो फंड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या, जो जो फंड्स चाहिए किसी को अपना बिजनेस, अपना वेंचर चालू करने के लिए, क्या वो उसके पास है, या क्या वो उसको मिल सकता है, क्या उसका मार्केट मौजूद है उसके पास, क्या बैंक्स हैं, क्या दूसरे मनी लेंडर्स हैं, या किसी तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो उसको उतना सारा पैसा दे सके। उसके अलावा क्वालिटी मैटर करता है। क्या पता कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है पैसे लेने का, बैंक्स नहीं है, सिर्फ आपके पास लोकल मनी लेंडर्स है जो आपको हाई रेट पे, या हाई रेट पे नहीं देते हैं, प्रिंसिपल खत्म नहीं करते हैं लोन का, सिर्फ आप इंटरेस्ट पटाते रह जाते हो और प्रिंसिपल हमेशा बचा ही रह जाता है। और तीसरा है क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए। जैसे कि किसी को पेट्रोल पंप डालना है और पेट्रोल पंप डालने के लिए उसको 40-50 लाख रुपए चाहिए। बैंक बोल रही है कि तुम नए एंटरप्रेन्योर हो और हम नए बिजनेसेस को पैसा नहीं देते। मनी मनी लेंडर्स बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, पर वही है, हम इंटरेस्ट पे जीते हैं, हम प्रिंसिपल खत्म नहीं करेंगे जब तक आप एक मुश्त वो 40-50 नहीं लौटाते। और जो दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बोल रहे हैं कि हम दे तो सकते हैं लोन, पर हम इतना सारा नहीं दे सकते, हम या 10 या 20 लाख ही दे सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो वो उस समय फेस करेगा जब उसको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और ये बाधाएं उसके कार्यकाल में आती है। तीसरा है पर्सनल बाधा है। पर्सनल बाधा है मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चालू करने के पहले ही अगर उद्यमी एंटरप्रेन्योर ऐसा सोचने लग गया कि मैं तो शायद चला नहीं सकता, या ये उतना अच्छा चल नहीं सकता, या मुझे मेरे मार्केट पे भरोसा नहीं है, क्या लोग मेरा सामान खरीदेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो क्या लोग पढ़ेंगे, इस तरह की तकलीफें। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस है पर मोटिवेशन नहीं है।
या मोटिवेशन है भी तो उतना नहीं आ पा रहा है कि वो पुश कर सके किसी को कि वो आगे बढ़े या रिस्क। लैक ऑफ पेशेंस, कई बार मैक्सिमम टाइम उद्यमी इम्पेशेंट हो जाता है जैसी वो एंटरप्राइज चालू करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वेंचर चालू करते ही उसको पैसा क्यों नहीं आ पा रहा, जबकि एंटरप्राइज को स्टैब्लिश होने में और पैसा कमाने की मशीन बनने में, एक ब्रेक इवन पॉइंट आने में थोड़ा समय लगता है, और इसलिए उद्यमी का पेशेंट होना बहुत जरूरी है। इनएबिलिटी टू ड्रीम, ड्रीम से हम समझ रहे हैं एस्पिरेशंस, फ्यूचर ओरिएंटेशन, या इमेजिनेशन, इनोवेशन। कोई भी ऐसी पर्सनली कोई भी ऐसा तकलीफ या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि एस्पिरेशंस क्या है, या मैं और क्या करूँ, या मेरा कोई ड्रीम है नहीं, तो वो बाधा बन सकता है किसी भी वेंचर के लिए। क्योंकि हमने इससे पहले क्लासेस में स्टैब्लिश कर दिया है कि कोई भी अच्छा बिजनेस या कोई भी अच्छा वेंचर अपने आप को बदलता रहता है, कुछ नया लाता रहता है, इनोवेट करता रहता है, और जो इनोवेशंस हैं वो ड्रीम्स और एस्पिरेशन से ही निकल के आते हैं। जैसे कि किसी फार्मर को ले लो, कोई फार्मर अपने 5-6 एकड़ की जमीन पे धान उगा रहा है और धान ही उगाता जा रहा है, क्योंकि पुश्तों से धान ही उगाते आ रहे हैं और उसको सिर्फ धान ही उगाना आता है। वो उसके आगे सोच नहीं पा रहा है, या सोच भी ले रहा है तो उसके पास मोटिवेशन नहीं है कि वो जाए और नए चीजों, ऑर्चर्ड लगाने के लिए आम के बीज ले ले, ड्रिप इरिगेशन कर ले। उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर पाएगा, और वो पेशेंट भी नहीं है। पेशेंट तो खैर वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो पर्सनल कंस्ट्रेंट है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली बैकग्राउंड। जो 4-5 एकड़ में खेती करता है उसके पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि वो पेशेंट हो सके। वो 2-3 साल का 2-3 साल, हाँ 3 साल लग जाते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, फूल और फल आने में, तो 2-3 साल का इंतजार कर सके ताकि फल आ सके और वो बेच सके। या जैसे मुझे ले लो, मेरे घर में बिजनेस है, पर मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं बिजनेस में आऊँ, वो चाहते हैं कि मैं नौकरी करूँ या सरकारी नौकर बन जाऊँ, ऐसा समथिंग कुछ। तो ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो घर से आती है, जो एंटरप्रेन्योर की मदद करती है, कभी कभार ये बाधा बन जाती है। चौथा है सोसाइटी। सोसाइटी में है सोशियो कल्चरल नॉर्म्स। सोशियो कल्चरल नॉर्म्स कई बार बहुत बड़ी रुकावटें हो जाते हैं कि आपका कल्चर उस एंटरप्राइज को कैसे देखता है। कि अगर आप अब मान लीजिए आप हिंदू है, रिलीजन कैसे आ जाता है बीच में, और आप बीफ एक्सपोर्ट डालना चाहते हैं, तो शायद आपके सोसाइटी कल्चर में नहीं है। या मुसलमान है और आप पिग कल्चर डालना चाहते हैं, पिगरी डालना चाहते हैं, वो आपके कल्चरल नॉर्म्स उसको हिंडर करते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स है, पर बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स भी है जो हमारे सोसाइटी और कल्चर में बना रहता है कि ये नहीं करना है, ये ऐसे ही करना है, और सिर्फ ये ही कर सकते हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ अप्रूवल। डिग्री ऑफ अप्रूवल दो तरीके से, एक तो फैमिली से, जैसा कि मैंने फैमिली बैकग्राउंड में बोल दिया कि कई बार फैमिली अप्रूव नहीं करती आपके वेंचर्स को, या जो आप सोच रहे हो, आपके ड्रीम्स को, आपके एस्पिरेशंस को। और दूसरा, कई बार आपकी कम्युनिटी अप्रूव नहीं करती। तो आपको अप्रूवल आपके आसपास के लोगों से चाहिए रहता है, या तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, या तो मांगना पड़ता है कि वो अप्रूवल मिल जाए, वो स्टैंप मिल जाए। जैसे कि आप देखेंगे राजस्थान में मारवाड़ तरफ जितने मारवाड़ी लोग हैं उन लोग की कम्युनिटी में बिजनेस करना कॉमन प्रथा है, हर कोई वहाँ बिजनेस करता है। तो उनकी कम्युनिटी और फैमिली का अप्रूवल वहाँ पे उनको डायरेक्टली मिल जाता है कि हाँ माँ, मेरे को कल से कपड़े की दुकान डालनी है, तो ठीक है डाल ले। और उसके लिए पैसा चाहिए तो कम्युनिटी दे देगी, उनकी जैन समाज दे देगा, मारवाड़ी समाज दे देगा। ये डिग्री ऑफ अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाता है, मोटिवेशन भी लाता है, क्योंकि आपको पता है कि पीछे आपके सपोर्ट है। आप रोज रोज देख रहे हैं किसी को करते, अपनी पूरी कम्युनिटी को आपने सिर्फ बिजनेस करते देखा है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। आपको पता है कि आप किसी के पास भी जा सकते हैं पूछने के लिए कि मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, लेबर कहाँ पे मिलेगा, मशीनरी कहाँ पे मिलेगी। तीसरा जो सोसाइटी का कंस्ट्रेंट है
वो है कास्ट और रिलीजियस कंस्ट्रेंट। ये सोशो कल्चरल के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। सोशो कल्चरल में क्योंकि और भी चीजें आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है। हम बहुत कम महिला उद्यमियों को देखते हैं, ज्यादातर उद्यमी जो होते हैं वो मेल्स होते हैं, अ, क्योंकि घर वाले अप्रूव नहीं करते कि लड़की कैसे बिजनेस चलाए। कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन में जैसे कि मैंने हिंदू मुस्लिम वाला दिया था, या आप माइनॉरिटी कास्ट ले लीजिए, SC STs ले लीजिए, जनरल कास्ट ले लीजिए। मैंने बताया आपको कि मारवाड़ी यू की कम्युनिटी स्ट्रांग है उनके बिजनेस अप्रूवल के लिए, उनके बिजनेस सेंस के लिए। पर ST SC की उनके वेंचर्स के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो किसी ना किसी तरह की बाधा हमेशा क्रिएट करती है। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। इंस्टीट्यूशनल से हम कह रहे हैं गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी और उसके आसपास की मशीनरी के बैरियर्स। रूल ऑफ लॉ, जिस देश में या जिस स्टेट में बहुत क्लियर, कंसाइज, अफेक्टिव रूल कानून की जगह नहीं होती, जहाँ का जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होता, पॉलिटिशियन से दबा रहता है, ब्यूरोक्रेसी से दबा रहता है, वहां पे एंटरप्राइज नहीं आते। ये सालों के रिसर्च से बहुत सारे लोग साबित कर चुके हैं। उसके अलावा जहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस इतने हैं कि मेरे को कोई भी इंटरप्राइज डालने के पहले हजार तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि 1991 के पहले भारत में था जिसको हम लाइसेंस राज पीरियड बोलते हैं, कि हमको हर एक चीज के लिए, अगर मैंने कोई कंपनी डाल भी ली है तो उस कंपनी में मेरे को लोग बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेने किसके पास जाना पड़ेगा? किसी ब्यूरोक्रेट के पास। और लाइसेंस किस बेसिस पे देगा? जब मैं उसको कुछ दे सकूंगा। उसके अलावा और यहाँ से हम रूट करते हैं करप्शन। जिस स्टेट में करप्शन ज्यादा होता है या करप्शन धीरे धीरे करके कल्चरल नॉर्म बन जाता है, हम सोचने लगते हैं कि हाँ वो तो लगेगा ही, वो गलत नहीं है, वो लगता ही है, वो हमारी हैबिट हो जाती है, और हैबिट के बाद धीरे से कल्चर बन जाता है। तो जहाँ करप्शन इतना व्याप्त हो जाए वहां पे एंटरप्राइज आने में हिचकते हैं। कोई भी अगर मेरे को आइडिया आया है तो मैं उसको डालने के पहले हजार बार सोचूंगा, क्योंकि मेरे को इतने सारे लाइसेंसेस लेने हैं, मेरे को स्टेट को पैसा देना है, और मेरे कल में मान लो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया और मैं स्टेट के ऊपर केस करना चाहता हूँ, तो रूल ऑफ लॉ उतना अच्छा नहीं है कि जज लोग इंडिपेंडेंट और मेरा साथ दे सके। अगर मैं इतनी सारी चीजें पहले से सोच लूं तो क्या मैं कभी किसी तरह का उद्यम, किसी तरह का वेंचर, किसी तरह का बिजनेस डालने की नहीं सोचूंगा। और ये सारे, इसके अलावा और भी तरह के बैरियर्स होते हैं, पर ये सारे मोटे मोटे तौर पे आपके बैरियर्स हैं जो किसी भी उद्यमी को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोग्रेस को आगे आने से रोकते हैं। थैंक यू।